नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे प्रेमचंद के फटे जूते, जो आपका छठा पाठ है, जिसके लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई जी। इस पाठ में लेखक प्रेमचंद जी के बारे में बताता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था और उसके बारे में लिखने को जो उत्सुकता हुई उनको, एक प्रेमचंद जी का उन्होंने फ़ोटो देखा और फ़ोटो में उनका जो जूता है वो फटा हुआ था और उसमें से जो अंगूठा है वो बाहर निकला हुआ था। तो उस फटे हुए जूते को देखकर ही उनके मन में जो है प्रेमचंद जी के बारे में अनेक विचार पैदा हुए और उन विचारों को ही उन्होंने एक इसका लेखन का रूप दे दिया। तो इसमें जो है, इस पाठ में प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में जो है, लेखक ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार है उसकी अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टिकोण का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर करारा व्यंग किया है। यानी यहाँ पे जो लेखक है वो ये कहना चाहता है कि जो आज का युग है वो कैसा है, दिखावे का युग है। और लेखक प्रेमचंद जी के बारे में लिखने का जो मुख्य कारण है वो यही है, वो इन लोगों पर व्यंग करते हैं जो दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं, उस पर व्यंग किया है लेखक ने। तो ये व्यंग्यात्मक रचना है। तो इसमें लेखक कहता है कि प्रेमचंद जी सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, मतलब वो कैसे दिख रहे थे फ़ोटो के अंदर, उन्होंने सिर पर क्या पहना हुआ था, मोटे कपड़े की टोपी पहनी हुई थी, कुर्ता धोती पहनकर अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे। उनका चेहरा घनी मूँछों के कारण भरा भरा सा लग रहा था। उनके पैरों में बेतरतीब ढंग से बंधे हुए कैनवस के जूते थे। बेतरतीब यानी उल्टे पुल्टे बंधे हुए थे, जो जूते के जो फीते होते हैं वो। और कैनवस यानी एक मोटे कपड़े का जो जूता होता है, उन्हीं को बोला है। और उनमें से बाएं जूते में बड़ा सा छेद होने के कारण उंगली बाहर निकल आई थी। जो लेखक है, बाएं पैर का जूता है, ये छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है भी कौन से पैर का जूता है, बाएं पैर का, और उसमें छेद है और उंगली बाहर आ रही है। जो लेखक का जो जूता, प्रेमचंद जी का जो जूता है वो फटा हुआ है और उस छेद में से क्या बाहर आया हुआ है, उंगली बाहर आई हुई है। और लेखक सोचने लगा, अगर फ़ोटो खिंचाने की पोशाक यह है तो पहनने की कैसी होगी। तो जैसे हम फ़ोटो खिंचवाते हैं तो क्या करते हैं भी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा मेकअप करते हैं भी ताकि फ़ोटो अच्छी आए। लेकिन लेखक ने जब प्रेमचंद जी की फ़ोटो देखी तो उसमें क्या था, जूता फटा हुआ था। और फिर वो सोचने लगा कि भाई जब फ़ोटो खिंचाने की पोशाक यह है वो तो पहनने की कैसी होगी। मतलब जब हमने फ़ोटो खिंचवाया उसमें तो हम और अच्छी ड्रेस पहनेंगे ना, लेकिन उसमें भी फटा हुआ जूता। तो लेखक के मन में विचार आता है कि घर में कैसे कपड़े पहनते होंगे भैया। तो फिर अगले ही पल जो है लेखक के मन में फिर से विचार आ जाता है कि इस आदमी की पोशाक अलग अलग नहीं हो सकती। यानी ये जो मनुष्य है घर और बाहर दोनों जगह एक ही जैसा है, मतलब इसका जो अलग अलग स्वरूप नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर दिखावा लेस मात्र भी नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है, इसमें पोशाक बदलने का गुण नहीं है। लेखक सोच में डूबते हुए चिंतन करता है यानी सोचता है, सोच विचार करता है कि प्रेमचंद हमारे साहित्यिक पुरखे हैं। साहित्यिक पुरखे यानी वो साहित्य के जगत में वो युग प्रवर्तक माने गए हैं जो प्रेमचंद जी हैं। और लेखक ये व्यंग करता है कि जो हमारे युग प्रवर्तक हैं उनका ये हाल है भी, वो इतने गरीब हैं, उन्हें अपने फटे हुए जूतों का थोड़ा सा भी एहसास नहीं है और न ही उन्हें इस बारे में लज्जा या संकोच है भी। उनको लज्जा भी नहीं है भी, कोई क्या कहेगा मेरी फ़ोटो को देख करके, उनको कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी उनके चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और बड़ा विश्वास है। मतलब उनके चेहरे पर जो है एक मुस्कुराहट है
और एक विश्वास भी है, कॉन्फिडेंस है उनके अंदर भी, उनके फ़ोटो को देख करके ऐसा लगता है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा तो तब परंपरा के अनुसार चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, किंतु उनके दर्द के गहरे कुएं के तल में पड़ी मुस्कान को बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। मतलब यहाँ भी जो लेखक है उन्होंने यही कहा कि भाई जो जब उसने फोटोग्राफर ने कहा होगा भी रेडी प्लीज़, तो जो लेखक हैं, जो प्रेमचंद जी हैं, वो बड़ी मुश्किल से मुस्कुराए होंगे। प्रेमचंद के चेहरे पर एक विचित्र एवं अधूरी मुस्कान थी। लेखक कहता है कि उनके मुख पर यह मुस्कान नहीं अपितु इसमें उपहास एवं व्यंग है। मतलब लेखक ये कहना चाहता है कि वो दुनिया के दिखावे पर व्यंग कर रहे थे। यानी जो छोटी सी मुस्कुराहट उन्होंने अपने चेहरे पर लाई है, उनकी फ़ोटो में जो दिख रही है, तो लेखक ने अंदाज़ा लगाया है कि ये हम लोगों पर हंस रहे हैं जो दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं, उस पर करारा व्यंग किया है। लेखक कहता है कि प्रेमचंद जी ने फ़ोटो खिंचाने के लिए मना क्यों नहीं किया। शायद पत्नी के आग्रह पर उन्होंने फ़ोटो खिंचाई होगी। मतलब लेखक कहता है कि पता नहीं जो प्रेमचंद जी हैं उन्होंने फ़ोटो क्यों खिंचवाई, क्यों मना नहीं किया, या फिर दोबारा मतलब अपने आप ही विचार आता है कि शायद उनकी पत्नी ने उनको बोला हो भी चलो फ़ोटो खिंचवाते हैं। मैं तुम्हारे कष्ट या पीड़ा को हृदय से महसूस करते हुए रो पड़ना चाहता हूँ, ये लेखक कहता है। मगर तुम्हारी आँखों का तीखा व बेबस दुख भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। मतलब जो तुम्हारी व्यंग भरी जो मुस्कान है, जो व्यंग से तुम हमारी तरफ देख रहे हो, वो मुझे एकदम रोने से मना कर देता है। लेखक सोच रहा है कि आजकल लोग शादी के लिए कोट, मोटर कार, यहाँ तक कि फ़ोटो खिंचाने के लिए बीवी तक मांग लेते हैं। तो क्या प्रेमचंद जी फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते नहीं मांग सकते थे? मतलब क्योंकि उनका जो जूता है वो फटा हुआ था। और लेखक यहाँ सोचता है कि भाई लोग तो जो है अपनी शादी के दिन कोई दूसरे से कोट मांग करके काम चला लेते हैं, मोटर कार मांग लेते हैं, यहाँ तक फ़ोटो खिंचवाने के लिए दूसरे की बीवी तक को मांग लेते हैं। तो क्या भी प्रेमचंद जूते नहीं मांग सकते थे? और आजकल क्या है, आजकल तो लोग इत्र लगाकर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो से भी सुगंध आ जाए। मतलब इत्र होता है इन खुशबूदार, जैसे हम ये लगाते हैं हम सुगंधित पदार्थ जो लगाते हैं, डिओडेंट वगैरह जो यूज़ करते हैं, भाई उससे भी फ़ोटो से सुगंध आ जाए। फ़ोटो से सुगंध थोड़ी आएगी। ये एक व्यंग कर रहे हैं लेखक, व्यंग किया है। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबूदार होती है। जूता हमेशा से ही टोपी से कीमती रहा है। अब टोपी और जो जूता है उसका जो लेखक ने कीमत का जो लगाया है भी, हमेशा टोपी जो है वो जूते से सस्ती ही रहती है। अब लेखक को प्रेमचंद के फटे जूते देखकर दुख तथा आत्मग्लानि हो रही है। क्यों हो रही है? कि भाई इतना बड़ा जो साहित्यकार है वो, उनके पास जूते तक खरीदने के पैसे नहीं हैं, इसलिए आत्मग्लानि हो रही है। इसलिए उनको अपने आप पर जो है नफ़रत, घृणा हो रही है, अपने आप से ईर्ष्या हो रही है। वह अपने जूते के बारे में सोचता है कि मेरा जूता भी ऊपर से अच्छा दिखता है। फिर लेखक अपने बारे में सोच रहा है, ये प्रेमचंद जी के बारे में सोचा है उन्होंने, और नीचे जो है जो भी उनका अपना जूता है उनके बारे में सोच रहा है कि मेरा जो जूता है वो भी ऊपर से अच्छा दिखता है, किंतु जूते का तला फटा हुआ है। अब लेखक जो प्रेमचंद जी हैं उनका जूता ऊपर से फटा हुआ है, और जो प्रेमचंद जी का जूता ऊपर से फटा हुआ है, और जो लेखक हैं उनका जूता कहाँ से फटा हुआ है? नीचे से, तले से फटा हुआ है। जूते का तला फटने के कारण से चाहे पैर छिलकर लहूलुहान हो जाए या अंगूठा घिस जाए, किंतु ऊपर से उंगली बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अब लेखक जो है, यहाँ पे लेखक का जूता नीचे से फटा हुआ है, ऊपर से ठीक है, बढ़िया है। उसमें लेखक क्या कहता है? भी मेरे अंदर दिखावा है। और जो लेखक प्रेमचंद जी हैं उनके अंदर लेश मात्र भी दिखावा नहीं है, क्योंकि उनका जूता जो है वो ऊपर से फटा हुआ है, ऊपर से दिख रहा है फटा हुआ, लेकिन उनका पैर तो सेफ है ना। लेकिन जो लेखक है हरिशंकर परसाई जी हैं, उनका जूता तलवे में से फटा हुआ है। अब तलवे में से फटा हुआ है तो जब वो चलेगा तो जो उनका पैर का
जो तलवा है वो ज़मीन पर घिसेगा, और ज़मीन पर तलवा घिसेगा तो जो है पैर पे नेचुरली है जो चोट आएगी ही आएगी। अब लेखक कह रहे हैं कि अंगूठा चाहे घिस जाए, चाहे पैर जो है लहूलुहान हो जाए, लेकिन उंगली बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मैं फटा हुआ जूता पहनकर कभी भी फ़ोटो नहीं खिंचवा सकता। लेखक प्रेमचंद जी की हंसी के बारे में सोचते हुए कहता है कि तुम्हारी यह व्यंग भरी मुस्कान मेरे हौसले को पस्त कर देती है। तुम्हारी इस मुस्कान का रहस्य क्या है? भाई जो लेखक जो प्रेमचंद जी हैं वो फ़ोटो में मुस्कुरा रहे हैं, तो लेखक ये कहता है फ़ोटो सामने है, तो लेखक जो है उनसे बातचीत कर रहे हैं फ़ोटो से, भी तुम्हारी जो व्यंग भरी मुस्कान है वो मेरे हौसले को गिरा देती है। तुम्हारी इस मुस्कान का रहस्य क्या? भी रहस्य बताओ, क्या रहस्य है इस मुस्कान का? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भक्त का लड़का मर गया? क्या माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभनदास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया। अब कुंभनदास जो है एक भक्त हुए हैं और वो फतेहपुर सिकरी जो है आते जाते थे, और उनका जूता जो है वो घिस गया, मतलब चलने से घिस जाता है, फटता नहीं है। जो जूता है अगर चलेंगे तो क्या होगा? घिसेगा, ना कि फटेगा। और जो लेखक प्रेमचंद जी हैं उनका जूता क्या है? वो फटा हुआ है। अब क्यों फटा हुआ है? अब इन्होंने जो है कई इनकी जो कहानियाँ हैं, ये गोदान जो है इनका उपन्यास है, पूस की रात कहानी है, और ये सुजान भक्त ये भी कहानी है, माधो औरत के कफन ये कफन कहानी है इनकी। तो यहाँ पर इनकी कहानियों और उपन्यास के बारे में दिया गया है भी। और ये किसान है, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो गोदान गऊ का दान करना बहुत ज़रूरी है। और पूस की रात में जो है किसान होता है वो सारी रात जो है पहरा देता है, लेकिन ठंड के कारण एक कुत्ते के साथ जो है वो सुबह जब होती है तो सो जाता है, और नीलगायें आकर के उसका खेत चर जाती हैं। और जो यहाँ माधो है, जो उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, और कफन के लिए जो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं तो बाज़ार में जाते हैं और उससे वो शराब वगैरह पी जाते हैं। तो ये भी व्यंग किया गया है। और फिर आगे क्या? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। भी फटता नहीं, ऊपर से जैसे फटा हुआ है। कुंभनदास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया। अब लेखक कहता है, मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। तुमने ठोकर मारकर ही अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो तुम्हारे रास्ते में खड़ा हो गया था उसे तुमने ठोकर मारा। वैसे तो तुम उससे बचकर निकल सकते थे, किंतु तुम समझौता नहीं कर सकते। अब इसमें जो है लेखक के क्या कहना चाहता है? अभी किसी चीज़ सख्त चीज़ को ठोकर मारना। अब कोई जानबूझ करके कोई ठोकर थोड़ी मारेगा। अब मान लो रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ है तो उस पर हम ठोकर नहीं मारेंगे, उससे हम बच करके निकल जाएंगे। अब लेकिन जो लेखक है वो ये कहता है भी आप उससे बचकर निकल सकते थे, जो टीला आपके सामने खड़ा था, लेकिन आपने उसको ठोकर मारी और आपका जो जूता है वो फट गया। इसका मतलब ये है कि जो प्रेमचंद जी हैं वो परिस्थितियों से समझौता नहीं करते थे, परिस्थितियों का सामना करते थे, वो डटकर मुकाबला करते थे वो कठिनाइयों का। ये नहीं कि भी कठिनाइयों से बच करके वो जो है दूसरे रास्ते पर चले जाते, ऐसा नहीं था। वो उन मुसीबतों का, उन कठिनाइयों का सामना करते थे। समाज में फैली हुई जितनी बुराइयां हैं उनका वो विरोध करते थे। तो यही मतलब है जूता जो है वो फटे होने का जो कारण बताया है लेखक ने, यही बताया कि आपने आने वाली जो कठिनाइयां हैं, जो मुसीबतें हैं, उनको ठोकर मारी है, इसलिए आपका जूता फट गया है। जैसे गोदान का होरी नेम धर्म को नहीं छोड़ सकता, भाई गऊ का दान करना है तो करना, चाहे पैसे हों या ना हो। उसी तरह शायद तुम भी आजीवन नेम धर्म को नहीं छोड़ सकते। प्रेमचंद जी के लिए नेम धर्म बंधन नहीं,
वह मुक्ति का साधन है। प्रेमचंद जी की फटे जूते से बाहर निकली अंगुली उस टीले की ओर संकेत कर रही है जिसे ठोकर मार मार कर तुमने जूते फाड़ लिए। मतलब जिस मुसीबत को दूर करने के लिए तुमने अपने जूतों को फाड़ लिया, यानी मतलब सामना किया है, कठिनाइयों का सामना किया है, इसका मतलब यही है। मैं तुम्हारी अंगुली का इशारा और व्यंग मुस्कान को समझता हूँ। तुम अब भी उन सब पर हंस रहे हो जो अंगुली को छिपाए रखने के कारण तलवा घिसाए चले जा रहे हैं, यानी हमारे ऊपर। जैसे हम जैसे लोग अभी दिखावा करते हैं और जो असलियत होती है उसको हम छिपा करके रखते हैं, तो हम जैसे लोगों के ऊपर क्या है, व्यंग है ये। प्रेमचंद ने टीले को ठोकर मारकर जूता फाड़ दिया। अंगुली बाहर निकल गई पर पाँव बच गया, यानी उनके शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे हमारा जो जूता है वो तलवे से फट गया क्योंकि हमने लंबा रास्ता तय किया है, हमने उस पत्थर को, उस मुसीबत को नहीं हटाया, हम उस मुसीबत से बच कर के निकले हैं, तो लंबा रास्ता तय हो गया, तो जूता जो है वो घिस गया तो हमारा जो है जूता घिस गया और पाँव जो है लहूलुहान हो गया। लेकिन हम उंगली ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हैं। लेखक कहता है कि मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा भी समझता हूँ, साथ ही तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान भी समझ रहा हूँ। यानी तुम जिस पर उंगली उठाते हो, जिसके ऊपर व्यंग करते हो, उसकी तरफ हाथ की उंगली ना उठा करके किसकी उंगली उठा रहे हो, पैर की उंगली उठा रहे हो, पैर का अंगूठा दिखा रहे हो, उनको अंगुलियां दिखा रहे हो कि भाई तुम जो है ये देखो तुम यहाँ पर गलत कर रहे हो। तो ये एक व्यंग लेख है और आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।